स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट IQ में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर यूपी पीसीएस के जो हैं 2012 से लेकर 2022 तक के। आई होप आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पेपर है 2022। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? 12वां शिलालेख, 11वां, द्वितीय, 13वां। तो इसका आंसर है आपका ए, 12वां शिलालेख जो है धार्मिक संश्लेषण की बात करता है। अशोक कहता है सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, सबका मूल संयम ही है, हमें सभी संप्रदायों का आदर करना चाहिए। तो 12वां शिलालेख हम किससे संबंधित है? आपका धार्मिक संश्लेषण से है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? कतरनिया घाट, चंबलपुर, किशनपुर, रायपुर। तो इसका हम देखते हैं आपका एक्सप्लेनेशन। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी वन सांख्यिकी पुस्तक में जो है इसमें कहा गया है कि 1975 में उत्तर प्रदेश में कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया है। तो 1975 में कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया। कतरनिया घाट क्या है? 1976 में स्थापित किया गया था। किशनपुर जो है 1972 में, चंबल आपका 1979 में, और रायपुर में कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य है ही नहीं। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बिहार में स्थापना इसकी 1977 में हुई थी। तो इस तरह से यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं, मूल्यवान IT ब्रांड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो इसको ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान IT ब्रांड है। TCS वैश्विक IT सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर थी। सही आंसर देना है। तो इसका आंसर है आपका ए, दोनों ही कथन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से भी उत्पन्न नहीं है? तो कौन सा ऐसा है जो सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं हुआ है? तो नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए और बी। ए और बी जो है आपका नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा सूर्य से उत्पन्न नहीं होते हैं। सूर्य से कौन से उत्पन्न होते हैं? तो आपका ये बायोमास ऊर्जा और पवन ऊर्जा जो है सूर्य के द्वारा होते हैं। भूतापीय ऊर्जा जो है किससे उत्पादित? तो पृथ्वी के भीतरी भाग में होने वाले नाभिकीय अभिक्रियाओं से उत्पन्न होता है। और नाभिकीय ऊर्जा आपका नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संबंधित अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर है आपका बी, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। भारत वन्यजीव अधिनियम कब आया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम तो 1972 में आया था। और वन संरक्षण अधिनियम आपका आया था 1980 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो सजन प्रकाश जो है इसका आंसर है आपका। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, तो आप लोग इस बार का करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार करिएगा। उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बजट का आकार आपका इतना है और बजट में इतने करोड़ राशि का कतिपय नई योजनाओं में सम्मिलित किए गई है। तो इस तरह से आपके आंसर दोनों ही सही हैं। अब देखिए बजट का कितना इम्पोर्टेंट है कि यूपी का बजट आपका तैयार होना कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो उत्तर प्रदेश में आपका जूट नहीं होता, गन्ना होता है। असम में आपका गेहूं नहीं होता, यहाँ चाय के बागान है। और गुजरात में जो है आपका कपास होता है। और केरल में जो है रबड़ होता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन है? केरल है। केरल का रबड़ जो है सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन DDT एक है क्या है? अजैव अपघटनकारी प्रदूषक।
जैव रासायनिक प्रदूषक, गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक, जैव अपघटन प्रदूषक। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। डीडीटी क्या है कि यह जो है नष्ट नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, अजैव अपघटनीय प्रदूषक कहते हैं, और जो नष्ट हो जाता है पूरी तरीके से उसे हम क्या कहते हैं, जैव अपघटनीय प्रदूषक। डीडीटी आपका नष्ट नहीं होता, ये किसी न किसी रूप में आपका रहता ही है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। डीडीटी एक अजैव घटनीय या नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है। ऐसे प्रदूषक सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। अजैव अपघटनीय प्रदूषकों के उदाहरण हैं डीडीटी, मरकरी, लेड, आर्सेनिक, रेडियो एक्टिव पदार्थ आदि। क्वेश्चन नंबर है 10। डी के कर्वे का संबंध किससे है? तो डी के कर्वे जो थे वो सचिव थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन के। और बैथुन ने क्या किया था? तो कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी बैथुन ने। ईश्वरचंद विद्यासागर जो थे कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। बीएम मालाबारी जो थे वो बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष में प्रारंभ थे। तो ये इनका संबंध किससे है? एज कंसेंट ऑफ एक्ट जो था आपका 1891 में आया था, उससे संबंधित है। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर है 11। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? बौद्ध, हिंदू, जैन, ईसाई। तो इसका आंसर है आपका बी, जैन का। भारत में जैन समुदाय की जनसंख्या कुल जनसंख्या की लगभग कितना है? 0.4% है, जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या जो है नगरीय क्षेत्रों में रहती है। क्वेश्चन नंबर है 12, देखते हैं इसको। बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है आपकी? तो ये बिहार में है। और बिलारी पहाड़ी आपका कहाँ है? तो ये पड़ता है आपका कर्नाटक में। चिन पहाड़ी आपकी जो है मणिपुर में है। और धौसी पहाड़ी कहाँ है? तो हरियाणा में है। इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही है। यहाँ से एक बार देख भी सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर है 13, देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है। कौन सा एक सही नहीं है? आय निर्धनता, मानव निर्धनता। तो इसका जो है दोनों ही आपकी इससे संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धनता की 2 श्रेणियां पहचान की हैं। कौन सी? आय निर्धनता और मानव निर्धनता। जो जीवन गुणवत्ता की आवश्यकताओं में कमी के कारण बढ़ती है उसे हम क्या कहते हैं? आय निर्धनता कहते हैं। जो सम्मानपूर्ण जीवन स्तर को जीने से वंचित करने से संबंधित है वो क्या है? मानव निर्धनता है। तो 1997 में पहली बार यूएनडीपी ने आय निर्धनता से पृथक कर मानव निर्धनता सूचकांक प्रस्तुत किया था। तो दोनों को कब अलग कर दिया? 1997 में। क्वेश्चन नंबर है 14। कौन सा एक है जो सही सुमेलित नहीं है? एल्यूमिनियम संयंत्र है और अवस्थिति देखते हैं। भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को जो है कोरबा में स्थित है। और इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी आपका इंडाल जो है वो हीराकुंड में अवस्थित है। और मद्रा एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है ये आपका चेन्नई में अवस्थित नहीं है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। और हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को आपका रेणुकूट सोनभद्र में है, यूपी में है ये। तो देखते हैं इसको। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी जो माल्को है वो कहाँ स्थित है? तो मेट्रो सलेम जिला तमिलनाडु में अवस्थित है, न कि चेन्नई में। आगे चलते हैं। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित, कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा लोकतांत्रिक व्यवहार के मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित, अमेरिका तथा इंग्लैंड में राजनीतिक दलों को गैर कानूनी फंडिंग से संबंधित है, लेबर पार्टी द्वारा सदस्यीय व्यवहार के मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही है कि यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट जो है स्कैंडल वो किससे संबंधित है? तो कोविड-19 के मानदंडों से के उल्लंघन से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। बोरिस जॉनसन पर आरोप लगा कि कोरोना प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच जून 2020 में जॉनसन
6 वर्ष के हुए थे। इस दौरान उनकी क्या है, पत्नी द्वारा एक पार्टी का आयोजन किया गया था। ये करंट अफेयर्स है, आप लोग ध्यान दीजिए कितना करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। तो इससे ये होता है कि आप लोग करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ के जाइए। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनका स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर है आपका सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राजनीतिक दल की स्थापना कब हुई? तो बहुजन समाज पार्टी 1984 में, जिसमें मायावती हैं, और समाजवादी पार्टी 1992 में, जिसमें आपके मुलायम सिंह हैं। तेलुगु देशम पार्टी जो है ये 1982 में, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में, जिसमें दीदी जी हैं आपकी। तो क्वेश्चन नंबर है 17। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एक खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? CUET, UAET, CUAT, CUET। तो इसका ऑप्शन है आपका डी, CUET। इसे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय हेतु 2022-23 के लिए स्नातक प्रवेश परीक्षा के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी भागीदारी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, संचालित होगा। क्वेश्चन नंबर है 17। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? हेनरी जॉर्ज, चार्ल्स बूथ, सर हेनरी मेन, किंग्सले डेविस। तो इसका आंसर है आपका बी, चार्ल्स बूथ जो हैं इससे संबंधित हैं। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी चार्ल्स बूथ थे। इनकी पुस्तक लाइफ एंड लेबर ऑफ द पीपल इन द लंदन में गरीबी के बारे में उनके द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों पर केंद्रित है। कौन सी पुस्तक है इनकी? लाइफ एंड लेबर ऑफ द पीपल इन द लंदन। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देवराई की लड़ाई, तो ये कब लड़ी गई? 1659 में। बनारस के पास सूजा की पराजय। सामोगढ़ की लड़ाई आपकी लड़ी गई थी 1658 में। धर्मत की लड़ाई जो है ये लड़ी गई थी आपकी अप्रैल 1658 में। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले 2 आएगा, बनारस के पास जो है सूजा की पराजय हुई है। फिर आएगा 4, ये टाइप मिस्टेक है, यहाँ पे होगा 4, 5 नहीं होगा। तो इस तरह से आपका यहाँ हम देख लेते हैं। बनारस के पास सूजा की पराजय फरवरी 1658 में। धर्मत की विजय जो है 15 अप्रैल 1658 में। सामूगढ़ की लड़ाई जो है मई 1658 में। और देवराई की लड़ाई मार्च 1659 होना चाहिए, 1659 होना चाहिए यहाँ पे, 1959 नहीं, क्योंकि ये सभी लड़ाई जो है दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ी गई थी। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? डल, लोकटक, कोलेरू, वोलर झील। तो इसका आंसर है आपका सी, लोकटक झील में जो है अवस्थित है राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? केबुल लामजाओ। ये कहाँ है? तो ये आपका पड़ेगा मणिपुर जिला में, मणिपुर राज्य में। जिला है बिष्णुपुर। क्वेश्चन नंबर है 21। प्रशांत आपका महासागर है और अधिकतम गहरा बिंदु दिया हुआ है। तो प्रशांत महासागर में सबसे जो गहरा बिंदु है वो कौन सा है? तो वो है आपका मेरियाना गर्त। और आर्कटिक में जो है आपका कौन सा है? तो ये पड़ेगा आपका मेलॉय गर्त। हिंद महासागर में आपका सुंडा गर्त है और अटलांटिक में आपका प्यूर्टो रिको गर्त है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये देखिए, प्रशांत में मेरियाना, आर्कटिक में मेलॉय और हिंद में सुंडा, अटलांटिक में आपका प्यूर्टो रिको। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करती है? लोक लेखा उपक्रम समिति, प्राक्कलन लोक लेखा समिति,
उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। और नियंत्रक और लेखा परीक्षक का आर्टिकल कौन सा है? तो 148 है, 148। तो ये सभी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? हांगकांग, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, लंदन। तो ऑप्शन है ए आपका हांगकांग। जनवरी 2022 के स्टैटिस्टा वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर हांगकांग है, और इसके बाद लंदन दूसरे पे है, पेरिस जो है तृतीय पे है। ये आपका करंट अफेयर्स है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परमाणु ऊर्जा, कोयला, लकड़ी, गोबर। तो इसका आंसर है आपका ए, परमाणु ऊर्जा। लकड़ी, कोयला, गोबर जो है बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं, जबकि परमाणु ऊर्जा जो है बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 25। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो ऑप्शन सी है, आर्गन जो है आपका क्या कहते हैं उसे, हरित ग्रीन गैस नहीं है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के लिए कह सकते हैं कि आर्गन आपका नहीं है। बाकी सभी आपका ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित गैसें हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख जो है ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस गैस आपका नहीं है। MS स्वामीनाथन किससे संबंधित है? तो ये आपके जो है हरित क्रांति से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और LK झा किससे संबंधित है? ये आर्थिक प्रशासन सुधार से संबंधित है। वर्गीज कुरियन आपके दूध से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन में इनका योगदान है। मोरारजी देसाई जो है बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर है 27। मार्च 2022 में असम मेघालय विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए? ये करंट अफेयर्स है। तो भारत के गृह सचिव तथा असम एवं मेघालय के पुलिस बल के महानिदेशक, केंद्रीय गृह मंत्री, असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री, और भारत के गृह सचिव तथा असम एवं मेघालय के मुख्य सचिव, असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन है डी, असम तथा मेघालय के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? सीमांत किसान, डेयरी किसान, भूमिहीन कृषि श्रमिक, फुटपाथ विक्रेता। तो स्वनिधि योजना से कौन संबंधित है? तो फुटपाथ विक्रेता, जिन्हें हम स्ट्रीट वेंडर भी कहते हैं। कोविड-19 वैश्विक महामारी तथा इसके परिणाम स्वरूप किए गए लॉकडाउन से फुटपाथ विक्रेताओं, जो स्ट्रीट वेंडर अथवा रेहड़ी पट्टी वाले की आजीविका जो है उन पर बुरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि सब कुछ बंद करा दिया गया था। उनकी स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये योजना है आपकी, कब शुरुआत की गई थी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जापान, रूस, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया। तो इसको हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। आयोग द्वारा प्रश्न में मानव विकास सूचकांक 2022 के संदर्भ में देशों का अवरोही क्रम पूछा गया है, जबकि मानव विकास सूचकांक 2022 अभी जारी नहीं हुआ था। उस टाइम पे जारी तो उसके बाद हुआ है, पेपर होने के बाद। मानव विकास सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत जारी कौन करता है उसे? तो UNDP करती है। 2020 के बाद से इसका जो वर्ष था वो 2021 का था। तो इस तरह से आप 2022 का याद करके जाइएगा। HDI इंडेक्स, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। अनुमति योग्य शोर कितना होता है? तो इसको हम देखेंगे कितना होता है कौन सा क्षेत्र में। तो आवासीय क्षेत्र में कितना शोर होता है देखते हैं। तो इसका है 55 डेसिबल होता है। और शांत क्षेत्र जो होता है उसमें कितना शोर होता है? तो आपका 50 डेसिबल होता है। और औद्योगिक क्षेत्र में जो है आपका 70 डेसिबल होता है।
और व्यापारिक क्षेत्र में आपका 65 होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। डी यहाँ पे है आपका, यहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका ऑप्शन है आपका ए। दोनों ही कथन आपके सही हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शक विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के अनुक्रमण पर पहली बार जो है रजत मुद्राओं को प्रचलित किया था। इन मुद्राओं का वजन जो है 30 से 33 ग्रेन होता था। क्वेश्चन नंबर है 32, टी माल्थन ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो किससे संबंधित है? जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, निर्धनता, बेरोजगारी। तो इसका आंसर है आपका ए। जनसंख्या से संबंधित है माल्थुसियन थ्योरी। देखते हैं ये आपका टी माल्थस ने माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत जनसंख्या के संदर्भ में दिया था। किसके संदर्भ में? जनसंख्या के संदर्भ में। माल्थस द्वारा अपना पहला निबंध जो है 1798 में प्रकाशित कराया गया था। क्वेश्चन नंबर है 33, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। आगरा और दार्जिलिंग क्या है? एक ही स्थान पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का तापमान जो है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है और विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर है आपका बी। ए और आर दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34, खट्टे सागर, यहाँ पर पादप रोग है और कारक है। देखते हैं कौन से किससे होता है। तो आपका खट्टे सागर से किससे संबंधित है? खट्टे नासर आपके कवक से संबंधित है, जीवाणु से संबंधित है। खट्टे नासर आपका जीवाणु से संबंधित है। गन्ने का लाल सड़न रोग किससे होता है? तो ये आपका कवक से होता है। आलू का कृष्णकांत रोग जो होता है वो किससे होता है? तो ये आपका ऑक्सीजन की कमी से होता है। गेहूं का साहू रोग किससे होता है? तो ये आपका कीट से होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। डी आपका सही है। खट्टे नासर रोग जीवाणु से, गन्ने का लाल सड़न रोग जो है कवक से, आलू का कृष्णकांत ऑक्सीजन की कमी से, गेहूं का साहू रोग आपका कीट से होता है। क्वेश्चन नंबर है 35, 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका ए। दोनों ही कथन सही हैं। तो इस बार याद कर लीजिए, जो 2022 में इंग्लैंड में हुआ राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन तो ये बर्मिंघम में हुआ। 2026 वाला आपका कहाँ होगा? तो विक्टोरिया में होगा। ये करंट अफेयर्स है लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2022 का हुआ है। अभी 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है 28 जुलाई से 7 अगस्त 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में होगा और 26 में जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा। क्वेश्चन नंबर है 36, शनि के ग्रह वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है? शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस ज़्यादा पाई जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और मीथेन। तो इसका ऑप्शन है आपका डी। मीथेन सबसे ज़्यादा पाई जा रही है। शनि ग्रह का वायुमंडल जो है 75% जो है हाइड्रोजन से बना हुआ है और 25% जो है हीलियम से निर्मित है और साथ ही अल्प मात्रा में मीथेन और जल हिम वाटर भी वहाँ उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर है 37, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? नदी के जल को केवल सिंचाई के लिए प्रयोग में लाना, गंगा नदी पर केवल नए बांध बनाना, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका सी। इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना, यही इसका मेन उद्देश्य था। देखते हैं गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई थी? 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हुई थी इसकी शुरुआत। इसका प्रथम चरण जो था इसमें यह था कि गंगा के जल को स्वच्छ करना था।
गंगा एक्शन प्लान के द्वितीय चरण में क्या था, 1993 में ये शुरुआत हुई। द्वितीय चरण के तहत यह कहा गया कि गंगा की प्रमुख सहायक नदियों जो है यमुना, गोमती, दामोदर को भी शामिल कर लिया गया इसी में। और 1995 में जो है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत वर्तमान में 34 नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का काम चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये तैयार रखिएगा, ये कभी भी पूछा जा सकता है। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, तो ये बात सही है आपका। ये भी यहाँ देखते हैं कि इतिहास के आधार के संदर्भ के स्तंभ के रूप में माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित सांविधिक दर्जा प्रदान किया है। तो सही उत्तर का चयन करना है। तो दोनों ही आपके सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन को भारत के स्थानीय स्वशासन के इतिहास का आधार स्तंभ माना जाता है। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? तो इसका आंसर है आपका सी, कर्नाटक। ये करंट अफेयर्स है, आप लोग करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? एमजी रनाडे, ताराबाई शिंदे, राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले। तो इसका आंसर है आपका डी, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की थी? तो ये था 1873 में। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। यह कह सकते हैं कि ये जनजातीय आंदोलन था। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी अपने संगठन कौन सा था? सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा के लिए आवश्यकता पर बल दिया था। क्वेश्चन नंबर है 41, देखते हैं यहाँ पे 41 में क्या है। डायरेक्ट हम यहाँ से आपको देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं। जैव आरक्षित क्षेत्र है और राज्य है, तो मानस आपका असम में है, सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में है, नंदा देवी आपका कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है, जबकि यहाँ पे दिया था असम, तो इसलिए यहाँ से हम इसको सही नहीं कर सकते थे। और पंचमढ़ी जो है आपका एमपी में है, तो इस तरह से आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर है अब 42, म्यांमार का पेगो योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? टीन, खनिज तेल, चांदी, तांबा। तो इसका आंसर है सी, खनिज तेल। बागो योमा जिसे आधिकारिक तौर पर पेगु योमा के नाम से जाना जाता है, म्यांमार के मध्य क्षेत्र में एक पर्वत श्रृंखला है जो इरावदी एवं सिताउंग नदियों के मध्य अवस्थित है। कौन सी नदियाँ? सिताउंग। यह क्षेत्र खनिज तेल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 43, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। अमेठी से आपका क्या मिलता है? तो मूंज के उत्पाद। बागपत में ये आपका सुमेलित नहीं है। और गौतम बुद्ध नगर से आपके रेडीमेड कपड़े मिलते हैं। और आगरा से जिसका संबंध है वो है चर्म उत्पाद या चमड़ा उद्योग से। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शुरू किया गया था और 24 जनवरी को हो यूपी दिवस भी मनाया जाता है के अवसर पर शुरू किया गया था। एक जिला एक उत्पाद। इस योजना के माध्यम से जिले के छोटे, मध्यम और परंपरागत उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा। बागपत जिले का जो है चिन्हित उत्पाद क्या है? घरेलू सजावटी सामान। घरेलू सजावटी सामान कहाँ से मिलता है? तो बागपत में मिलता है। क्वेश्चन नंबर है 44, देखते हैं। भवन और क्या नाम है निर्माण करता है? सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने कराया था? तो ये आपका इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया था। और लाल महल का जो है निर्माण आपका बलबन ने करवाया था। जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45, जनसांख्यिकी लाभांश है 14 से 15 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, 15 से 59
और 60 वर्ष से ऊपर 0 से 6 वर्ष। तो इसका आंसर है आपका बी। जो जनसांख्यिकी लाभांश है वो कहाँ से है, तो 15 से लेकर 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या से संबंधित है आपका जनसांख्यिकी लाभांश। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार जनसांख्यिकी लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड का अर्थ होता है आर्थिक विकास क्षमता जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो सकती है। मुख्य रूप से तब कार्यशील आबादी जो है 1564 वर्ष की हिस्सेदारी और गैर कार्यशील आबादी जो है 14 वर्ष एवं उससे कम तथा 65 वर्ष एवं उससे अधिक की आबादी से अधिक है। तो भारत में कार्यकारी जनसंख्या जो है आपका कितना है, तो 1559 वर्ष की आयु को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 46। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। अनुसूची और विषय दिए हुए। तो तृतीय अनुसूची आपको किससे संबंधित है, ये शपथ से संबंधित है। किससे, शपथ। आगे देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आप लोगों को भी नहीं समझ में आएगा क्योंकि आधा उस पेज में है और आधा इस पेज में है, तो हम यही डायरेक्ट आंसर ही देख ले रहे हैं। तृतीय अनुसूची आपका शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। चतुर्थ अनुसूची जो है आपका राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। सातवीं अनुसूची आपका संसद और राज्य विधानमंडल के संघ सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची से संबंधित है। आठवीं अनुसूची आपकी भाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47। इसको देखते हैं। यहाँ भी जो है आपका ऑप्शन दूसरे पेज में है। भारत के जलप्रपात और अवस्थिति दी हुई है। दूध सागर आपका कहाँ है, तो ये आपका गोवा में है। और बरकाना आपका कहाँ है, तो ये आपका कर्नाटक में है। खंडाहार आपका उड़ीसा में है। और पालनी आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दूध सागर गोवा, बरकाना कर्नाटक, खंडाहार आपका उड़ीसा, पलानी आपका हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48। बलवंत राय मेहता समिति जब कब आई थी, तो 1957 में आई थी। अशोक मेहता समिति आपका 1977 में आई थी। LM सिंघवी समिति जो है 1986 में आई थी। PK थुंगन आपकी 1988 में आई थी। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। सभी जो है सही सुमेलित हैं, याद होना चाहिए ये आपको। यहाँ देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है, रमादी, बगदाद, टिकरित, बसरा। तो इसका आंसर है आपका डी, बसरा जो है सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सुन्नी त्रिकोण बगदाद के उत्तर और पश्चिम में इराक का एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ज़्यादा सुन्नी अरब मुसलमान रहते हैं। त्रिकोण बगदाद, रमादी, टिकरित के क्षेत्र को मिलाकर संदर्भित किया जाता है। बसरा जो है इराक का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। यह इराक की राजधानी बगदाद से लगभग 530 किलोमीटर दूरी पर बसा है। इसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है। बसरा को क्या कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है इराक में। क्वेश्चन नंबर है 50। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष या प्रेसिडेंट बनी थी? सहले बर्कर जेवेडे, एलेन जॉनसन, सामिया सुलूह हसन। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर है आपका बी, सामिया सुलूह हसन। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कहाँ पहली राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन रही हैं। ये करंट अफेयर्स है आपका। क्वेश्चन नंबर है 51। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है? जापान, चीन, भारत, इंग्लैंड। तो इसका आंसर है आपका सी, चीन। ये भी आपका करंट अफेयर्स है। जनवरी 2022 में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर चीन जो है कच्चे इस्पात के उत्पादन में शीर्ष पे है। उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे जापान है। क्वेश्चन नंबर है 52। देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना आपका 2005 में किया गया था। और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की स्थापना आपका कब किया गया? तो 1995 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आई? तो ये आई आपकी 2001 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये कब आई? तो ये आपकी 1999 में आई। इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा ए आपका सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
की शुरुआत की गई थी। इसे जो है ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से कमजोर समूहों की को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था। 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम है यह। और 1 अप्रैल 1999 को जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना। 25 सितंबर 2001 को जो है ग्रामीण रोजगार योजना को शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 53, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता था? ज्वाला गुट्टा, अश्विनी पोनप्पा, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल। तो इसका आंसर है पीवी सिंधु। ये भी आपका करंट अफेयर्स है। उष्मागतिकी थर्मोडायनेमिकल रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो फुलरीन, कोयला, हीरा, ग्रेफाइट। तो इसका आंसर है आपका डी, ग्रेफाइट जो है कार्बन का सबसे स्थिर रूप है। क्वेश्चन नंबर है 55, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? लोरिस, हेजहॉग, कंगारू, एक्डिना। तो इसका आंसर है आपका डी, एक्डिना जो है आपका अंडे देता है। एक्डिना तथा प्लेटिपस ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं। ऐसे स्तनधारी को जो अंडे देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोटर्म्स कहते हैं, मोनोटर्म्स कहते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 56, सिंधु घाटी की सभ्यता किस पुरास्थल के नाव के चित्र या सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है आपका डी, मोहनजोदड़ो एवं लोथल से क्या नाम है? नाव के चित्र, और लोथल से भी नाव के चित्र मिले हैं और आपके मोहनजोदड़ो से भी नाव के चित्र मिले हैं। क्वेश्चन नंबर है 57, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका ऑप्शन है आपका डी। सबसे पहले 2 है, कानपुर है, फिर आपका 4 है लखनऊ, फिर आएगा आपका गाजियाबाद, सबसे लास्ट आएगा आगरा। तो ये जो है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार दिया गया है। अभी नई जनगणना आई नहीं है, तो 2011 की ही चल रही है। भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? मन्नार तट, उत्तरी सरकार तट, केरल तट, खंभात का तट। तो इसका आंसर है आपका डी। भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र कौन सा है? तो खंभात का तट है, जो कहाँ पे है? गुजरात में, जहाँ पे आपकी नर्मदा नदी आके गिरती है। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो इसका ऑप्शन है आपका बी, 2019-20 के केंद्रीय बजट में जो है जल जीवन मिशन योजना घोषित की गई थी। और 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन की योजना को लॉन्च किया गया था। केंद्रीय बजट 2019-20 में यह सुनिश्चित किया गया कि जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को और हर घर जल पाइपलाइन जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्यों के साथ मिलकर कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। गदर पार्टी जो आई थी आपकी 1913 में, चिटगांव सत्याग्रह छापा पड़ा था आपका 1930 में, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना, केंद्रीय असेंबली बम आपका 1929 में। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही है। यहाँ से देख लेते हैं, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना 1914 में, केंद्रीय असेंबली की स्थापना जो बम कांड हुआ था वो कब हुआ था? तो 1929 में, चिटगांव सत्याग्रह छापा 1930 में। क्वेश्चन नंबर है 61, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण या रर्बनाइजेशन के विचार का विस्तार बताया था? तो योगेंद्र सिंह, एच स्पेंसर, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुर्वे। तो इसका आंसर है आपका डी, जी.एस. घुर्वे। गोविंद सदाशिव घुर्वे ने ग्राम्य नगरीकरण के विचार का विस्तार किया था। क्वेश्चन नंबर है 62, कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक है, क्या है सिनोवैक? तो ये संपूर्ण वायरस टीका है, संपूर्ण वायरस का टीका है। संपूर्ण वायरस का टीका सिनोफार्म, सिनोवैक। mRNA टीका क्या है?
फाइजर बायोटेक है, और गैर प्रतिकृति वायरल वेक्टर आपका ऑक्सफोर्ड है। तो इस तरह से आपका ये करंट अफेयर्स 20 का था, 22 का। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? तो ये कौन सा ऑपरेशन था? तो ऑपरेशन गंगा था। इसके तहत जो है यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लाया गया था, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे भारत के मेडिकल छात्रों को वहां से सुरक्षित निकालकर भारत लाने हेतु फरवरी 2022 में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 64। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है? छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर के स्वरूप का, इन्फ्लुएंजा का, काली खांसी का, निमोनिया का। तो इसका ऑप्शन है आपका ए और डी, दोनों ही सही है कि हीमोफिलस जो है आपका बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस प्लस निमोनिया दोनों का कारक है। क्वेश्चन नंबर है 65। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है जो आर्थिक रूप से सक्षम, जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो मिलावट विहीन होता है, जो पर्यावरण से मित्रवत होता है? तो ऑप्शन डी आपका सही है। इको मार्क जो होता है, इकोलॉजी को हम क्या कहते हैं, मतलब एनवायरनमेंट से कौन सा शब्द आता है? इकोलॉजी आता है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, आपका ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इको मीन्स इकोलॉजी मतलब पर्यावरण से संबंधित, और एक मार्क जो होता है एजी लगा होता है, तो यहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो ये एग्रीकल्चर से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर है, इसको देख लेते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पूर्णतः पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं। मार्क का लोगो क्या होता है? मिट्टी का बर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर है 66। रामानुजक किससे संबंधित है? तो विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है। माधवाचार्य जो है आपके द्वैतवाद से संबंधित है। निम्बकाचार्य आपका जो है द्वैतवाद से संबंधित है, और वल्लभाचार्य आपका शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर सही है, यहाँ पे देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 67। सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित करते हैं? तो इसका आंसर है आपका बी, फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। फोटोवोल्टाइक्स या हम जिसे सौर सेल भी कहते हैं, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। क्वेश्चन नंबर है 68। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की गई, जो कब मनाया जाएगा? तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा डॉल्फिन डे। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष 5 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? एडीज, एनाफिलीज, एशियाई बाघ मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर। तो इसका आंसर है आपका ए, एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। यह वायरस के कारण होता है। इसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स आपका कम हो जाता है। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र महासंघ के संस्थापक कौन थे? तो ये क्वेश्चन जो है सही से पूछा नहीं गया है, तो इसके बारे में हम यहाँ से देख लेते हैं। अंग्रेजी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन के संस्थापक बारे में पूछा गया है। ऐसी कोई संस्था हमारी जानकारी में है ही नहीं, इसलिए ये त्रुटि रहित है। और HSRA जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में कौन कौन थे? तो सचिंद्र सान्याल, अजय घोष, जोगेश चटर्जी, ये सभी शामिल थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये जो है प्रश्न ही आपका गलत है, गलत तरीके से पूछा गया है। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्य और विधानसभा सदस्य संख्या पूछ रहा है। तो गोवा का जो है आपका कितना है देखते हैं। गोवा की सीटें जो है विधानसभा में 40 हैं, और उत्तराखंड की जो है 70 हैं। मणिपुर की आपकी 62 नहीं है, 60 सीटें हैं विधानसभा की सदस्य संख्या, और उत्तर प्रदेश में जो है 403 है। इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 72। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है ओजोन, फास्फोरस, एल्यूमिनियम आयन, मीथेन। तो इसका आंसर है आपका ए, ओजोन में सदैव क्या मतलब प्रकाश धुंध में क्या होता है? तो ओजोन होता है। प्रकाश रासायनिक धूम या फोटोकेमिकल स्मोक एवं फॉग के मिलने से बनता है। प्रकाश रासायनिक धूम में शामिल प्रदूषक निम्नवत हैं, कौन कौन से? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन,
पैन या पेरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट, ये सभी जो है धुंध में शामिल होते हैं जो स्मॉग बनता है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो ये आपका 2022 का है, आप 2023 का तैयार कर लीजिए। तो इसका आंसर है आपका 136 नंबर पे भारत 2022 में था खुशहाली रिपोर्ट में। क्वेश्चन नंबर है 74, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मात्रा और एसआई मात्रक है, देखते हैं। लेंस की क्षमता हम किससे मापते हैं? तो डायोप्टर से मापते हैं। दबाव या दाब किससे मापते हैं? तो पास्कल से। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता जो है क्यूरी से नहीं मापते हैं, तो इसलिए ऑप्शन जो है आपका सी सही सुमेलित नहीं है। उष्मा को जो हम मापते हैं वो जूल से, मतलब जूल जो है उष्मा की इकाई है। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता से तात्पर्य प्रति इकाई समय में अपक्षय या डीके होने वाले नाभिकों की संख्या से है। एसआई प्रणाली में इसका यूनिट क्या होता है? बेकुरल होता है, न कि क्यूरी ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर है 75, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? घंटसाल, बोधगया, नागार्जुनीकोंड, अमरावती। तो इसका आंसर है आपका डी, अमरावती में जो है आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। अमरावती स्तूप में आर्यक स्तंभ अथवा आयक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं देखने को मिलती है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला अमरावती गांव में स्थित है। भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया गया था? 1996, 1998, 1993, 1995। तो जिसे हम पेसा कहते हैं, पेसा 1996 में पारित किया गया था। भारत में संसद के द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून 1996, जिसे हम क्या करें, पेसा, ये आपका 1996 में पारित किया गया। 1995 में भूरिया समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संसद ने पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 जो है पेसा को 10 राज्यों में लागू किया। ये समिति कौन थी जिसने सिफारिश की थी पेसा का? तो भूरिया समिति थी। ये राज्य कौन कौन से हैं? जो 10 हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना में अधिसूचित किया गया था अनुसूची 5 वाले क्षेत्रों में। अनुसूची 5 वाले क्षेत्रों में कतिपय आशोधनों और छूट के साथ संविधान के भाग 9 के विस्तार देने के लिए लागू किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, मार्च 2022 में प्यूर्टो में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन थी? कैरोलिना बिलावस्का, टोनी एन सिंह। आगे देखते हैं, ओलिविया यासे और श्री सैनी। तो इसका आंसर है आपका ए, मिस वर्ल्ड 2021 जिसका 70वां संस्करण है प्यूर्टो में 16 मार्च 2022 को आयोजित किया गया था। पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का ने 2021 का यह खिताब जीता था। मिस वर्ल्ड 2021 में इंडो अमेरिकन मॉडल श्री सैनी पहल रनअप बनी। तो कौन जीता मिस वर्ल्ड? तो आपका कैरोलिना बिलावस्का। ये 2021 का है आपका करंट अफेयर्स। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं, 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? गुणवत्तापरक शिक्षा, शून्य भूख, अंतरिक्ष अनुसंधान, लैंगिक समानता। तो इसका आंसर है आपका सी जो है इसके तहत 2030 तक नहीं है। बाकी सभी आपके जो लक्ष्य हैं वो 2030 तक पाना है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शून्य भूख, लैंगिक समानता, 17 गोल आप लोग तैयार कर लीजिएगा। एसडीजी 2 में या लक्ष्य 2 के तहत आपका 0 हंगर आता है। एसडीजी 4 में आपका शिक्षा की बात की गई है। एसडीजी 5 में आपके लैंगिक समानता के बारे में बात की गई है। और एसडीजी किसी भी एसडीजी में जो है अंतरिक्ष अनुसंधान सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, महानदी। तो इसका ऑप्शन है आपका डी, महानदी जो है। महानदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ी है। महानदी बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र एवं एमपी में विस्तृत है। नर्मदा बेसिन का विस्तार जो है एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र में विस्तृत है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 80,
निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? यूकेलिप्टस, केला, नीम, बबूल। तो इसका आंसर है आपका ए। यूकेलिप्टस क्या करता है, जहाँ भी लगता है वहाँ के पानी को सोख लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी ऑब्जर्व कर लेता है अपने अंदर, तो वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है और भी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, इसलिए ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं माना जाता है। यूकेलिप्टस को पर्यावरण का खतरा माना जाता है क्योंकि यह भूजल के स्तर को कम करता है। इसकी प्रजातियां दूसरों की तुलना में अधिक पानी की खपत करती हैं। क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लोकसभा और चुनाव वर्ष है। 11वीं चुनाव वर्ष कब हुई? तो 1996 में हुआ था। 7वां आपका जो है 1982 में नहीं हुआ था, 7वां 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में संपन्न हुआ था। 13वां आपका 1999 में और 9वां आपका 1989 में। तो इस तरह से आपका ऑप्शन है बी भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ कौन सा था? सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा था? अब्दुल रज्जाक, अमीर खुसरो, ख्वाजा जिया उद्दीन नक्शी और सिहाबुद्दीन अल उमरी। तो इसका आंसर है आपका सी। ख्वाजा जियाउद्दीन ने जो है चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित सुख सप्तती का क्या है फारसी में अनुवाद किया था। यह ग्रंथ जो है चिकित्सक और सूफी संत का था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? 73वां, 75वां, 69, 70। तो इसका आंसर है आपका 69। संविधान संशोधन कब आया था? 1991 में आया था। इसी के दौरान जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 1991 में 69वें संविधान संशोधन विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को जो है विशेषाधिकार प्रदान किया गया और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का दर्जा दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया। क्वेश्चन नंबर 84, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान। तो ऑप्शन ए सही है आपका। बांग्लादेश में आर्सेनिक से सबसे ज़्यादा प्रदूषित जल जो आर्सेनिक से कहाँ है? तो बांग्लादेश में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा फरवरी 2018 में जारी विश्लेषण के अनुसार के आधार पर जो है प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल अर्जेंटीना, बांग्लादेश, चिली, चीन, भारत, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो इसका आंसर है आपका बी। जामनगर भारत में जो है परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करेगा। 19 अप्रैल 2022 को मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ तथा WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी ने जामनगर गुजरात में जो है WHO के परंपरागत औषधि वैश्विक केंद्र की आधारशिला रखी है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों या फार्म सब्सिडी के संदर्भ में विचार करना है। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। किसानों की बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियाँ अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं। विश्व व्यापार संगठन या WTO के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। सही कथन का चयन करना है, तो ऑप्शन आपका डी जो है सही है। 2 और 3 देखते हैं एक्सप्लेनेशन। भारत इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरक, बिजली, सिंचाई आदि प्रत्यक्ष सब्सिडी के अंतर्गत आते हैं। भारत में जो सब्सिडी प्रत्यक्ष तौर पर दी जाती है वो किस में है? उर्वरक, बिजली, सिंचाई में दी जाती है। क्योंकि भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों श्रेणियों में आती हैं। सिर्फ प्रत्यक्ष नहीं देता भारत, अप्रत्यक्ष श्रेणी में भी सब्सिडी देता है। क्वेश्चन नंबर है 87, ज्योतिबा फुले संबंधित है श्रमिक संघ आंदोलन, कृषक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जाति विरोधी आंदोलन। तो इसका ऑप्शन है आपका डी, जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है ज्योतिबा फुले।
ज्योतिबा फुले जो है जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में अछूतों व महिला शिक्षा का कार्य आरंभ करने वाले पहले व्यक्तियों में से एक थे। दलितों तथा वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1700 कब की थी? तो 73 में की थी, 1873 में की थी। क्वेश्चन नंबर 88, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1950 में तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम जो है बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में प्रथम बार प्रदेश की स्थापना दिवस को मनाया था। कब मनाया था? तो 2018 में। क्वेश्चन नंबर 89, तो यहाँ पे जनजाति और राज्य हैं, देखते हैं। यहाँ पे केरिया जनजाति, कुकी, यानदी, पालियान की बात हो रही है और राज्य जो है तो इसका हम लोग देखते हैं आपका डिटेल से, क्योंकि इसका जो है डिटेल आंसर थोड़ा सा सही नहीं दिया हुआ है। जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा भारत सरकार एवं जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार स्टैटिकल प्रोफाइल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया 2013 रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। कुकी जनजाति जो है आपका पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, न कि उत्तर प्रदेश में। और यानदी जनजाति, कुकी जनजाति आपका कहाँ पाई जाती है? पूर्वोत्तर भारत में। यानदी जनजाति आपका आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, न कि राजस्थान में। पलियान जनजाति आपका केरल में पाई जाती है, जबकि तमिलनाडु में कौन सी पाई जाती है? पालियान जनजाति जो है आपका तमिलनाडु में पाई जाती है। उड़ीसा में जो है खरिया जनजाति पाई जाती है, न कि केरिया। तो इस तरह से ऑप्शन भी नहीं सही थे और आपके मिलान भी नहीं सही थे, तो इसलिए हमें डिटेल देखना पड़ा। क्वेश्चन नंबर है 90, LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य LBS का क्या है? अग्रणी बैंक योजना, ऋण बैंकिंग योजना और अग्रणी विभक्ति प्रणाली, ऋण बैंकिंग प्रणाली। तो इसका आंसर है आपका ए, अग्रणी बैंकिंग प्रणाली। तो इसी को हम क्या कहते हैं? लीड बैंकिंग स्कीम भी इसी को कहते हैं, लीड बैंकिंग स्कीम। देखते हैं, अग्रणी बैंकिंग योजना को हम लीड बैंकिंग स्कीम वर्ष 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ की गई थी। यह योजना वित्तीय समावेशन के लिए जो है भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बैंक को एक जिला आवंटित किया जाता है और उस बैंक को लीड बैंक की संज्ञा दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है? एक बैंक को क्या करता है? एक जिला दे देता है और उसी बैंक को क्या कहते हैं? लीड बैंक कहते हैं। अब उस जिले में जितने भी बैंक होंगे, जो जिला नामित किया गया RBI द्वारा, उसके वो अंतर्गत होंगे। प्रत्येक जिले का लीड बैंक संबंधित जिले में साख व्यवस्था के समन्वय में अग्रणी भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर है 91, इसको देखते हैं। तो ये भी आपका सही सुमेलित इधर नहीं दिख रहा है, तो हम इसका आंसर से देखते हैं कि यहाँ पे आंसर में क्या प्रॉब्लम आ रही है। रचनाकार और ग्रंथ है। रागमाला किसने लिखी? पुंडरीक विट्ठल ने। रस कौमुदी किसने लिखी है? तो श्रीकंठ ने लिखी है। राग विबोध आपका सोमनाथ ने लिखी है। चतुर्दंडी प्रकाशिका आपका वेंकट रमण ने लिखी है। चूंकि प्रश्न में रचनाकार का नाम वेंकट रमण दिया गया है, लेखक का सही नाम वेंकट मखीन है। इस तरह से यह प्रश्न जो है मूल्यांकन से बाहर है, तो आप लोग ये आयोग ही समझ सकता है कि क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अव्यय है? हेक्सेन, ब्यूटेन, मीथेन और बेंजीन। तो आपका ऑप्शन है बी, मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन 45 से 85% तथा अल्प मात्राओं में एथेन, प्रोपेन आदि गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक क्या पाई जाती है? आपका मीथेन गैस पाई जाती है। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? प्रकीर्ण सौर विकिरण के द्वारा, लघु तरंग सौर विकिरण के द्वारा, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा, परावर्ती सौर विकिरण के द्वारा। इसका आंसर है आपका सी, दीर्घ तरंग, जिसे हम क्या कहते हैं? लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन द्वारा तप्त होता है या गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर है 94, बिम्स्टेक के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। PM नरेंद्र मोदी जो है
5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की। सही आंसर का चयन करना है, तो इसका ऑप्शन है आपका बी, केवल एक जो है आपका सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये उस टाइम का करंट अफेयर्स है। 30 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, जिसे हम बिम्स्टेक कहते हैं, कि 5वें शिखर में सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन की मेजबानी जो हुई थी आभासी माध्यम से श्रीलंका द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का विषय एक लचीला क्षेत्र की ओर, समृद्ध अर्थव्यवस्था, स्वस्थ लोग आदि थी। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? बिम्स्टेक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 95। निम्नलिखित में से कौन सा वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी के पानी के संरक्षण के लिए सक्षम है? पानी संसद, जल क्रांति, हरियाली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका बी, हरियाली जो है वाटरशेड विकास परियोजना से संबंधित है। वर्ष 2003 में वाटरशेड विकास परियोजना के तहत हरियाली योजना शुरू की गई थी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनीकरण हेतु जल संरक्षण का कार्य शामिल है। योजना को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लोगों के योगदान से लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 96। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा जो है शीत ऋतु में होती है। गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। सही उत्तर का चयन करना है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। ए और दो दोनों ही सही हैं, ए और आर, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 97। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो इसका आंसर है आपका ए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही शंकर नारायण ने जो है वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर है 98। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? चोऊ, लोहसे, अन्नामलाई, सिरुमाली। तो इसका आंसर है आपका बी, 1 और 2 जो है हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। अन्नामलाई और सिरुमाली आपके, तो ये दक्षिण भारत में है, नीलगिरी पर। चोऊ जो है लोहसे हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, जबकि अन्नामलाई और सिरुमाली आपका दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। क्वेश्चन नंबर है 99। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? तो मूल संरचना, जिसे हम क्या कहते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना भी इसे कहते हैं। ये आई थी आपकी केशवानंद बनाम भारतीय राज्यवाद में 1973 में आया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। इसके तहत संविधान के किसी भी संशोधन की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है। उसके द्वारा संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय अविधिमान्य घोषित कर सकती है। जो पार्ट जो है आपका मूल संरचना में आएगा, उसको जो है न्यायालय शून्य घोषित कर देगी। क्वेश्चन नंबर है 100। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र जो है पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। सही उत्तर का चयन करना है, तो आपका ए तो सही है, लेकिन आर नहीं सही है। देखते हैं यहाँ पे। चिली जो है तांबा उत्पादन में शीर्ष बना हुआ है। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 101। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो यहाँ भी दिया हुआ है आपका, इस पार्ट में भी है और उस पार्ट में भी है, जिससे क्या होगा आपको कंफर्म नहीं होगा कि क्या बात हो रही। तो हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं, क्योंकि 2 पार्ट में होने की वजह से कंफर्म नहीं होगा। तलार क्या है आपका? एक तरफ अधिकारी और कार्य दिया हुआ है। तलार आपका रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी है।
पट्टकोल आपका ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी है। सहसा अधिपति जो है चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी है। बलाधिपति आपका चुंगी सुरक्षक है। क्वेश्चन नंबर है 102, देखते हैं इसको, मिलान करते हैं। अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सही सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। तो ये 2022 का आपका करंट अफेयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देखते हैं संस्कृत जो है आपका, संस्कृति कहाँ हुई थी, तो ये आपका इंदौर में। शासन का संबंध आपका वडोदरा से है और सामाजिक पहलू का संबंध आपका तिरुपति से है। नगरीय पर्यावरण का संबंध आपका भोपाल से है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो गया ए। यहाँ पे आप एक बार देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 103, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद से अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी से संबंधित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिलों में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 1968 में स्थापित वन्य जीव विहार के रूप में हुआ था इसका, और 1970 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 104, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः बनी होती है प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन और इथेन। तो इसका आंसर है सी। आपका प्राकृतिक गैस या सीएनजी किससे बनी होती है? तो मीथेन से बनी होती है। सीएनजी जो है, सीएनजी में 80 से 90% आपका मीथेन गैस भरी होती है। क्वेश्चन नंबर 105, काराकोरम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। तो इसका ऑप्शन है आपका सी और डी। सी और बी दोनों ले रहा है। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों जगह ये आपका काराकोरम मरुस्थल स्थित है। यहाँ से देख लेते हैं। काराकोरम मरुस्थल आपका एक बड़ा भाग मध्य एशिया के तुर्कमेनिस्तान में विस्तारित है। यह तुर्कमेनिस्तान के 70% से अधिक भूभाग पर आच्छादित है। इस मरुस्थल का नवीनतम विस्तार जो है कजाकिस्तान के अरल क्षेत्र में भी हुआ है, जहां अरल सागर अरल काराकोरम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 106, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों पर कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। रणथंभौर, गुजरात, वारंगल, चित्तौड़। तो इसका ऑप्शन है आपका डी। सबसे पहले आपका गुजरात की विजय करता है फर्स्ट नंबर पे, फिर आपका जो करता है रणथंभौर की विजय, फिर आपका करता है चित्तौड़ का विजय, फिर आपका करता है वारंगल का विजय। अब यहाँ से देख लेते हैं हम इसका। अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का कालक्रम क्या है? तो गुजरात में 1299 में विजय करता है, रणथंभौर में 1301 में, चित्तौड़ में आपका 1303 में, वारंगल में जो है 1310 में। क्वेश्चन नंबर है 107, देखते हैं। गोल्डन क्रांति आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका बागवानी से संबंधित, बागवानी और शहद से। ग्रे क्रांति आपका जो है उर्वरक से संबंधित है। पीली क्रांति जो है आपका पेट्रोलियम पीली क्रांति आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा तिलहन से संबंधित। गोल्डन क्रांति आपका किससे है? तो बागवानी से है। ग्रे क्रांति आपका उर्वरक से है। पीली क्रांति तिलहन से है और काली क्रांति आपका पेट्रोलियम से है। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ से देख सकते हैं। गोल्डन क्रांति बागवानी शहद से, ग्रे क्रांति आपका उर्वरक से, पीली क्रांति तिलहन से और ब्लैक क्रांति आपका पेट्रोलियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 108, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? मुरादाबाद, कोटा, पटना, इंदौर। तो ऑप्शन है आपका ए, मुरादाबाद जो है सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला भारत का एक शहर है। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार जारी कौन कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार द्वारा जारी हो रहा है, जिसे हम क्या करें, यूनेप द्वारा ये जारी होता है फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022। क्वेश्चन नंबर है 109, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? वाटर ड्रूब्रो, इंटरसेप्टरो, मार्क विंड हे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका बी, मार्क विंड हे द्वारा जो है सबसे अधिक अंतरिक्ष में समय बिताया गया है। 30 मार्च 2022 को नासा के अंतरिक्ष यात्री मार्क विंड हे ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 355 दिवसीय एकल उड़ान मिशन
पूरी की है। यह इतिहास किसी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान का विश्व रिकॉर्ड है। क्वेश्चन नंबर है 110। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र जो है अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो इसका आंसर है आपका ए। दोनों ही कथन आपके सही हैं। दोनों ही। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है क्योंकि कृषि क्रांति के बाद उच्च उपज वाली किस्मों के बीज, उर्वरकों की अधिक उपलब्धता तथा सिंचाई के उपयोग में वृद्धि के कारण यह क्षेत्र कृषि के संदर्भ में अधिक उन्नति किया। इसके अलावा राज्य के अधिकतर औद्योगिक व्यवसाय भी पश्चिमी क्षेत्र में ही विकसित हुए हैं, जिससे यह क्षेत्र हमेशा राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 111। कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अड़वा, बदुआ, हरौरा, बघेलखंड। तो ऑप्शन है आपका सी। बदुआ जो है आपका उत्तर प्रदेश में बांध नहीं है। अड़वा जो है आपका मिर्जापुर में बांध है। हरौरा आपका मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में ये भी बांध बना हुआ है। बदुआ आपका बांका बिहार में है। बघेलखंड में जो है बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। बघेलखंड बांध आपका कहाँ है? तो बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है। देखते हैं देवता और पहचान करना है। शिव जो है, शिव किससे संबंधित है? तो शिव का जो वो हथियार है वो क्या है? त्रिशूल है। और शिव का जो विष्णु का है तो विष्णु के पास चक्र होता है। और गणेश जी के पास क्या है? तो गणेश जी के पास आपका रस्सी या फंदा रहता है। सरस्वती जो है वीणा ली हुई रहती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी ऑप्शन सही है। यहाँ से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 113। नीचे दिए गए कथन का आंसर देखना। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। सही उत्तर का चयन करना है। तो ये आपका आंसर है ए। ए तो सही है लेकिन आर आपका सही नहीं है। देखते हैं। ऐसे मिश्रण जिनके अवयवों के अंतर को देखा नहीं जा सकता समांगी मिश्रण कहलाते हैं या होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। नमक एवं पानी के घोल में समांगी मिश्रण है। अतः दिया गया कथन ये सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 114। भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। तो ये 7वां सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तो ये बात सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है। तो भारत को 2 भागों में कर्क रेखा बांटती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो ये बात गलत है। भारत जो है उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में सम्मिलित है क्योंकि भारत का विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। तो इस तरह से आपका आंसर हुआ सी। 2 और 3 सही हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसका अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री, ये आपका मुख्य भूमि के अलावा भी जो तटीय भूमि है उसको भी इंक्लूड कर रहा है। 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार कितना होता है? तो यह 23-23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। भारत का स्थलखंड जो है आपका कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो इसका आंसर है आपका सी जो है आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये आपका क्या है? डीपीएसपी है। डीपीएसपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को प्राकृतिक पर्यावरण नेचुरल एनवायरनमेंट की रक्षा करना और राष्ट्रगान का आदर करना तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना शामिल है, जबकि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना आपका मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है, बल्कि यह संविधान के आर्टिकल 49 के तहत राज्य की नीति निषेध तत्वों में या डीपीएसपी में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 116। लता मंगेशकर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये जो है आपका करंट अफेयर्स है। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुत देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। सही आंसर का चयन करना है। तो केवल दूसरा आपका सही आंसर है।
फरवरी 2022 में सुर सामग्री लता मंगेशकर का मुंबई में निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल 1974 में हुआ था। कुछ स्रोतों के आधार पर यह कहा जाता है कि रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी, लेकिन रॉयल एल्बर्ट हॉल के द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार महान सितार वादक एवं संगीतज्ञ रविशंकर पहले भारतीय थे जिन्होंने रॉयल एल्बर्ट हॉल 21 अक्टूबर 1969 को प्रस्तुति दी थी। क्वेश्चन नंबर है आपका 117। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन, चेन्नई, नई दिल्ली, अहमदाबाद। तो ऑप्शन है आपका ए कोचीन। केरल स्थित कोचीन जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत ही नहीं बल्कि विश्व का भी प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। क्वेश्चन नंबर है 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो ये ऑप्शन है आपका डी, गुजरात है, केरल है और पंजाब। ये आपके करंट अफेयर्स हैं तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इस बार का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? नीलम संजीव रेड्डी इसका आंसर है। ये जो है उपराष्ट्रपति पद पर नहीं थे और जो है वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, जाकिर हुसैन ये सभी जो है उपराष्ट्रपति के पद पर बने थे राष्ट्रपति बनने से पहले। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सर्ववर्मन का ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ है? असीरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? असीरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ईश्वर वर्मन का जो है ये जौनपुर प्रस्तर अभिलेख है इनका। और ईशान वर्मन का जो संबंध है हर्षा पाषाण अभिलेख से है। जीवित गुप्ता द्वितीय का संबंध आपका दैव वार्णाक्य अभिलेख से है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए जो है सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 121। दिवस और घटना या अवसर दिया हुआ है, देखते हैं। 18 अप्रैल जो है आपका किससे संबंधित है? 18 अप्रैल आपका जैव विविधता दिवस तो 18 अप्रैल किससे संबंधित है? आपका विश्व विरासत दिवस से संबंधित है। और 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाई जाती है। 29 जुलाई को आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, टाइगर दिवस मनाया जाता है। और 5 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है? तो विश्व मिट्टी दिवस। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी। देखते हैं 29 जुलाई को जो है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और 18 अप्रैल को आपका विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को आपका विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 22 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 122। देखते हैं 20वीं हमारी चिंता एक कर्तव्य के विषय बने हैं। ये आपका जो है क्वेश्चन ही अधूरा है तो हम यहाँ से डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने क्योंकि 20वीं शताब्दी में वैश्विक स्तर पर हुए विविध परिवर्तनों के कारण इस मुद्दे पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। रणनीतिक रूप से कहा यहाँ से लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, इसलिए इस मुद्दे को गति मिली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई? असम, आंध्र प्रदेश, केरल और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है आपका बी। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में वन आवरण या फॉरेस्ट कवर में वृद्धि की गई है। ये 3 राज्य हैं। आंध्र प्रदेश में आपका 647 है, तेलंगाना में 632 है और उड़ीसा में आपका 537 है। क्वेश्चन नंबर 124। सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? पीड़ाहारी, प्रतिजीवाणु, प्रतिरोधी, ज्वरनाशी। तो इसका ऑप्शन है आपका बी, प्रतिजीवाणुक आपका सल्फा ड्रग संबंधित है। सल्फा ड्रग है जिसे हम सल्फानिलामाइड कहते हैं
और यह एक प्रतिजीवाणु या एंटीबायोटिक औषधि है। सल्फा ड्रग क्या है? एक एंटीबायोटिक है। क्वेश्चन नंबर है 125, देखते हैं। स्वदेश एक तरफ जो है समाचार पत्र है और प्रकाशन दिया गया है, तो देखते हैं स्वदेश पत्र कहाँ से होती है, तो इसका प्रकाशन जो होता है गोरखपुर से होता है। और भारत बंधु आपका कहाँ से हो रही है, तो ये आपका हाथरस से इसका प्रकाशन होता है। सत्यवादी जो है ये आपका आगरा से प्रकाशित होती है। शक्ति जो है अल्मोड़ा से प्रकाशित होती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। स्वदेश पत्रिका जो है आपका गोरखपुर से, भारत बंधु जो है हाथरस से, सत्यवादी आगरा से, शक्ति जो है अल्मोड़ा से। क्वेश्चन नंबर 126, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा और 71वें संविधान संशोधन, 103वें, 86वें संविधान संशोधन। तो इसका ऑप्शन है आपका डी, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21A में जोड़ा गया था। इसमें क्या कहा है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 127, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में सही कथन चयन करना है। यह 3 देशों में विभाजित है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। सही उत्तर का चयन करना है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया का बोर्नियो जो है द्वीप 3 देशों, कौन कौन से 3 देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में विभाजित है। इन द्वीपों का निर्माण जो है ज्वालामुखी निक्षेपों के द्वारा हुआ है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम यह प्रोग्राम 2014 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना। सही उत्तर का चयन करना है। तो दोनों ही आपके कथन सही हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री मोदी ने 25 सितंबर 2014 को किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था भारत को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना, निवेश को सुगम बनाना, भारत में कंपनियों के विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देकर भारत को विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना। क्वेश्चन नंबर 129, शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैती और कुंपा किस स्थान से संबंधित है? मालवा, बुंदेलखंड, मेवाड़, मारवाड़। तो इसका आंसर है आपका डी, मारवाड़ से संबंधित। शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा मारवाड़ से संबंधित थे। ये मारवाड़ के शासक मालदेव के सरदार थे। शेर शाह ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैं अपना साम्राज्य खो देता, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। स्पार्टम जो है आपका संश्लेषित मधुरक है। रेयान जो है आपका रूपांतरित स्टार्च है, तो ये गलत है। नियोप्रीन आपका विशिष्ट रबड़ है, ये सही है। ऑक्सीटोसिन आपका हार्मोन है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। रेयान जो है अर्ध सिंथेटिक जो है या सेमी सिंथेटिक फाइबर है, न कि रूपांतरित स्टार्च है। क्वेश्चन नंबर है 131, देखते हैं। लिम्नेटिक क्षेत्र पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करता है। लिम्नेटिक क्षेत्र पानी को खुला क्षेत्र होता है। लिम्नेटिक क्षेत्र जो है पानी का खुला क्षेत्र होता है। तो सही उत्तर का चयन करना है। देखते हैं। तो इसका आंसर है आपका बी, ए और आर दोनों ही सही हैं। दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। पादप प्लवक जो है या फाइटोप्लैंक्टन जो है सूक्ष्म जीव हैं जो जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। पादप प्लवक की वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। लिम्नेटिक क्षेत्र जो है पादप प्लवक की अधिकता में वृद्धि करते हैं क्योंकि यह जल खुला क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 132, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो इसका ऑप्शन है डी आपका, 3 मूर्ति भवन को जो है संग्रहालय में, प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। यह हुआ था 14 अप्रैल 2022 को ये किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 133, SDG 10 आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है असमानताओं से कमी से संबंधित है। और SDG 13 आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। SDG 14 आपका जो है जल के नीचे जीवन से संबंधित। SDG 15 आपका भूमि पर जीवन से संबंधित है। इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। SDG 10 आपका असमानताओं से संबंधित और 13 जो है जलवायु परिवर्तन से, 14 आपका जल के नीचे जीवन से
15 आपका भूमि पर जीवन से। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? प्लास्टिक के कप, ऊन, कांच की बोतल, एल्यूमिनियम फाइबर। तो इसका ऑप्शन है आपका ए। जैव निम्नीकरण वेस्ट क्रियाकलापों द्वारा जनित वह कचरा है जो जैविक तरीके से हमारी प्रकृति में घुलकर नष्ट हो जाएगा। जैव निम्नीकरण का अर्थ होता है कि ये नष्ट हो जाएगा, ये जो कचरा है यह पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ऊन जो है जैव निम्नीकरण पदार्थ है, जबकि आपका प्लास्टिक के कप, कांच की बोतल और एल्यूमिनियम फाइल जो है अजैव निम्नीकरण है, जो नष्ट नहीं होते हैं प्रकृति से। क्वेश्चन नंबर है 135, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। तो ऑप्शन आपका ये सही है। संविधान के आर्टिकल 315(2) के तहत 2 या 2 से अधिक राज्य यह करार करते हैं कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा। यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित कर दिया जाए तो संसद उन राज्यों के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 136, घटनाओं पर विचार करना, उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसको हम डायरेक्ट ऑप्शन से देख लेते हैं यहाँ से। सकरखेड़ा का युद्ध जो है 1724 में हुआ। बेदारा का युद्ध आपका 1759 में हुआ अंग्रेजों और डचों के बीच। पोर्टो नोवा का युद्ध आपका 1781 में हुआ। मुदकी का युग जो है 1845 में हुआ। क्वेश्चन नंबर है 137, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये होता है 26 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को जो प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। 2021 की थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन्स कूल। क्वेश्चन नंबर है 138, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। तो ये आपका आंसर है ए, जर्मनी में स्थित है प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र। रूर जो है जर्मनी में प्रवाहित होने वाली नदी है। इस नदी घाटी में के मध्य जो है प्रमुख कोयला खनन और औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, जिसे रूर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 139, तो इसको हम डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं, क्योंकि आधा इधर है आधा उधर, समझ में नहीं आएगा आपको भी। रमेश तावड़कर जो है गोवा से संबंधित है। विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे? तो ये 2022 का डाटा है, मतलब पिछले साल पूछा गया था। अब अभी का देख लीजिएगा एक बार कि ये सही है या नहीं। कुलतार सिंह सांधवान आपके पंजाब के, टी सत्यव्रत आपके मणिपुर के, रितु खंडूरी जो आपके उत्तराखंड में। ये चेंज हो गया होगा, कुछ ना कुछ तो कंफर्म होगा, तो आप लोग करंट अफेयर्स देख लीजिएगा इसका। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946। तो इसका आंसर है आपका ए। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा जो है 24 अगस्त 1946 को की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। इस व्यवस्था के साथ ही अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश जो है स्थल रुद्ध है? सूरीनाम, उरुग्वे, बोलिविया, पेरू। तो ऑप्शन बी है आपका, बोलिविया जो है ये स्थल रुद्ध है या लैंडलॉक्ड कंट्री है, आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है यह। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? भाप इंजन, डीजल इंजन। दोनों, डीजल और पेट्रोल इंजन। तो इसका ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन आपका सही है कि पेट्रोल इंजन में जो है कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। कार्बोरेटर आपका आंतरिक दहन इंजन में प्रयुक्त होने वाला एक उपकरण है। इसका कार्य ईंधन के उचित दहन के लिए वायु को ईंधन के साथ मिश्रित करना। कार्बोरेटर केवल पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त होता है। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर। तो इसका ऑप्शन है आपका सी, शाहजहां ने जो है इनको संरक्षण दिया था। बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्राचार्य सरस्वती को शाहजहां द्वारा राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया।
कल्पलता उन्होंने शाहजहां की प्रशस्ति में प्रवीण की थी और बादशाह से निवेदन कर बनारस तथा इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करवाया था। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय मजदूर संघ किससे संबंधित है? तो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है आपका। और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन आपका किससे संबंधित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। और आपका जो है यूनाइटेड ट्रेड यूनियन आपका किससे संबंधित है? भारत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन आपका किससे संबंधित है? तो भारत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी। ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। देखते हैं यहाँ पे। भारतीय मजदूर संघ आपका भारतीय जनता पार्टी से, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है, मार्क्सवादी जिसे हम कहते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। ओसाका आपका जो है कहाँ है? ओसाका जो है, ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग है। और डेट्रॉयट में आपका मोटर वाहन है। क्यूबा में जो है आपका सिगार है, सिगार उद्योग है। और सेंट पीटर्सबर्ग में आपका पोत निर्माण है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। यहाँ से देख सकते हैं कि ओसाका में आपका सूती वस्त्र और डेट्रॉयट में मोटर वाहन, क्यूबा में सिगार और सेंट पीटर्सबर्ग में आपका पोत निर्माण है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 निम्नलिखित विषय पर विचार करना है, कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। संघ और तथा उसका राज्य जो है कार्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता और राज्य की नीति निषेध तत्व। तो इसका ऑप्शन है आपका ए। यहाँ से देख लेते हैं हम। संविधान का भाग 1 जो है आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र संबंधित है। संविधान का भाग 4A आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है और भाग 4 में किसकी बात की गई है? तो आपका DPSP की बात की गई है। और भाग 2 में भाग जो है 3 में किससे बात की गई है? तो मौलिक अधिकार की बात 3 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 147 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित किया गया। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। सही आंसर का चयन करना है। तो दोनों ही आपके आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 148 पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों का उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन करती हैं। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। सही आंसर का चयन करना है। तो दोनों ही आंसर आपके सही हैं। प्रत्येक प्रजाति का एक विशिष्ट निकेत होता है। प्रत्येक प्रजाति अपने पर्यावरण के अनुकूलित होती है। क्वेश्चन नंबर 149 खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार कौन से 2 राज्य हैं भारत के जिसमें लौह अयस्क प्रमुख उत्पादक हैं? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन आपका ए और बी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो है लौह अयस्क के उत्पादक में प्रथम है। खान मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत में लौह अयस्क उत्पादक शीर्ष राज्य हैं। पहले उड़ीसा फर्स्ट पे, सेकंड पे आपका छत्तीसगढ़, फिर थर्ड पे आपका कर्नाटक, फिर आएगा आपका झारखंड। क्वेश्चन नंबर 150 कौन सा एक सही सुमेलित है? देखते हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन है। डी आपका सही सुमेलित। सनातन धर्म रक्षणी सभा आपका कलकत्ता में स्थापित हुई थी। यहाँ से देख लेते हैं। भारत धर्म महामंडल हरिद्वार में स्थित है। देव समाज आपका लाहौर में स्थित है। राधा स्वामी सत्संग आपका आगरा में स्थित है। सनातन धर्म रक्षणी सभा आपका कलकत्ता में स्थित है। इस तरह से आपका आंसर हो गया। डी ऑप्शन सही था। तो फ्रेंड्स हमने कर लिया है आपके 150 क्वेश्चन पूरे। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।